नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी बात करने वाले एनईपी पर। एनईपी की बात करें तो जिसे जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अब सभी को पढ़ना है। और बात किया जाए जिसका नाम है, हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बात किया जाए जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन की बात करें तो कम से कम एक या दो क्वेश्चन हर बार जब से एनईपी 2020 आई है तब से हमेशा से पेपर में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनईपी पर। एनईपी पर चर्चा करेंगे कि इसकी क्या महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या क्या बातें की गई हैं, सब पर हम सभी विधिवत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे दोस्त। तो बात करेंगे सबसे पहले, उसके पहले बात करें तो आप सभी के सामने एक इंफॉर्मेशन है। वह इंफॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। ध्यान देंगे दोस्त, बैच प्रारंभ हो चुका है, ज्वाइन हो सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा, 1 साल की वैधता के साथ मिलेगा और 130 प्लस घंटे की क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं दोस्त। अब हम बात करेंगे एनईपी पर। किस पर बात करने वाली है? एनईपी पर बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब आप बात करते हैं मित्र, तो बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जब आप बात करते हैं तो इसके बारे में एक एक करके पहले हम सभी बेसिक नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है या किसके अध्यक्षता में बनाई गई थी और कब इसका प्रारूप प्रस्तुत किया गया, कब इसको शुरुआत की गई, बनाने की प्रक्रिया चली, तो सब पर हम सभी बात करने वाले दोस्त। ध्यान देंगे आप सभी। सबसे पहले बात किया जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017, ध्यान देंगे, जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ, किसके? इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन। देखिए, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, किसके, अगर आपसे पूछे डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये आपका जो एनईपी 2020 बनाई गई थी, इसे आपको ध्यान में रखना है कि अध्यक्षता में एक समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। अब हम बात करेंगे इस समिति में बात किया जाए तो 31 मई 2019 को जो यह गठन किया गया था जून 2017 में, वह समिति क्या करती है, प्रस्तुत करती है 31 मई 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, कौन था उस समय राष्ट्रीय जो शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री की बात करें रमेश पोखरियाल निशंक, और मानव संसाधन राज्य मंत्री संजय शामराव धोत्रे, ध्यान देंगे, शामराव धोत्रे के से समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान देंगे, या 31 मई 2019 को जो इसरो के पूर्व चीफ थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है 31 मई 2019 को रमेश पोखरियाल और जो राज्य शिक्षा मंत्री थे उनके सामने। एनईपी 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। यह मसौदा अधिगम्यता, ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछे जो यह मसौदा बनाया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मसौदा जो बनाई गई थी, वह मसौदा की बात करें किस पर जोर देती? अधिगम्यता पर, निष्पक्षता पर, गुणवत्ता पर, वहन योग्यता और जवाबदेही की आधारभूत संरचना पर निर्मित है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मसौदा किस पर निर्मित है, यह आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। इसे अपने दिमाग में रखना कि अधिगम्यता पर, निष्पक्षता पर, गुणवत्ता, वहन योग्यता पर और जवाबदेही पर निर्मित है। ध्यान देंगे, आगे बात करेंगे दोस्तों एनईपी 2020 वर्ष। ध्यान देंगे, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दें, एनईपी की बात करें जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 है, इसके पहले बात किया जाए तो कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, यह भी ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पहले कितनी शिक्षा नीति आई तो आप बताएंगे भैया उसके पहले आई थी 2। कब आई थी? एक आई थी 1968 में, एक 1968 में, और एक की बात करा जाए तो वह एक आई थी 1986 में। 1986 को संशोधन किया गया था 1992 में, या 1992 में कोई शिक्षा नीति नहीं आई थी, लेकिन जो कुछ अशुद्धियां आ गई थी 1986 की शिक्षा नीति में, उसी को सुधारा गया था 1992 में। अगर आपसे मित्र पूछा जाए कि अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी कितनी बार आई है तो आप बताएंगे टोटल 3 बार आई है, 1968 में, 1986 में और सन 2020 में। बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक भारत
केंद्रीय शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके देश को एक नया संगत और जीवंत समाज में लगातार बदलने में योगदान देती है। बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी, ध्यान देंगे जीडीपी के 6%। अगर आपसे पूछे जो शिक्षा पर कितने परसेंट की बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो बहुत इंपॉर्टेंट आप कहेंगे जीडीपी का कितना 6%, जीडीपी का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अगर आपसे पूछे, देखिए कई बार यह पेपर में पूछा गया निवेश का लक्ष्य कितना रखा गया, कितने परसेंट रखा गया जीडीपी का, तो आप बताएंगे 6%। आगे हम बात करते हैं जो कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे हम जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, देखिए आप नाम बदल दिया गया है, अब क्या रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को मंजूरी दी गई है। बात किया जाए आगे, बात करें वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री, बात करें अगर न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री 4 वर्षीय, अब ध्यान देंगे 4 वर्षीय हो जाएगा 2030 के बाद, कोई सारी की सारी डिग्रियां बंद हो जाएंगी, चाहे वह बीएड हो, जो 2 वर्षीय बीएड है, या फिर बात किया जाए जो बीटीसी है, डीएलएड है, यह बंद होकर के 4 वर्षीय होगा, इंटर के बाद होगा वही अप्लाई होगा, बस एक टोटल होगा 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। ध्यान देंगे यह बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूनतम डिग्री क्या होगा 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगा। शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति द्वारा एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 2022 तक शिक्षा क्रम और शिक्षा शास्त्र में आमूलचूल परिवर्तन करना, ताकि रटने का प्रचलन को खत्म किया जाए। बोला गया 2022 तक क्या किया जाएगा, जो रटने की परंपरा है, जो रट्टा बच्चे मारते हैं, उस परंपरा को समाप्त करके क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वह आमूलचूल परिवर्तन करके बात किया जाए, वह शिक्षा में जो रटने के प्रचलन उसे समाप्त कर दिया जाएगा, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की जाएगी बच्चों के भीतर। आगे बात करेंगे, ध्यान देंगे वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त सुरक्षित उच्च गुणवत्ता पूर्ण विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा के पहुंच को सुनिश्चित करना, अर्थात बात किया जाए 3 से 6 वर्ष, जो 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए ECCE, जिसे हम जानते हैं, इसी नाम को ध्यान देंगे, ECC का पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कार्य जो लागू किया जाएगा। ध्यान देंगे ECC का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो आप बताएंगे ECC, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, और हिंदी में इसे बोला जाए तो ध्यान देंगे पूर्व बाल्यावस्था देख रेख एवं शिक्षा इसका पूरा नाम है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। आगे बात किया जाए वर्ष 2025 तक 5वीं कक्षा एवं उसके ऊपर के सभी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान अर्जित कर सकेंगे, अर्थात शिक्षा तैयारी कार्यक्रम चलाई जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए क्लास जब बच्चा 5 तक 0 से 5 तक बच्चा में रहेगा, तो कौन सी योजना कार्यक्रम चलाई जाएगी, वह शिक्षा तैयारी कार्यक्रम चलाई जाएगी। अगर बात की जाए बच्चा 3 साल से 6 वर्ष का बच्चा होगा, तो उसमें किस में जाएगा, जो ECCE है उसके तहत बच्चा पढ़ेगा, मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो इनका देख रेख करेंगे और बच्चे का उसी के अनुसार बच्चे को पढ़ाया जाएगा। बात की जाए वर्ष 2030 तक 3 से 18 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्ता पूर्ण स्कूली शिक्षा की पहुंच एवं भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, आगे बात करेंगे दोस्त, ध्यान देंगे या नीति वर्तमान की 10+2 जो बात किया जाए, जो वर्तमान में चल रही है 10+2, इस प्रणाली को समाप्त करके, स्कूली व्यवस्था को समाप्त करके 3 से 18 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए एक संज्ञानात्मक और सामाजिक भावात्मक विकास के चरणों के आधार पर एक प्रक्रिया होगी 5+3+3+4। क्या होगी, रखा गया जो 10+2 था पहले, इस प्रक्रिया को समाप्त करके क्या बनाया जाएगा, वह 5+3+3+4। ध्यान देंगे, अब हम बात करते हैं बच्चा, देखिए ध्यान देंगे
इसमें क्या क्या होगा, बच्चा जब 3 साल का होगा तो बच्चा जाएगा पढ़ने। आप ध्यान देंगे तो 2 साल बच्चा क्या करेगा, इसमें 3 साल करेगा बच्चा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ेगा, आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ेगा, आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ेगा बच्चा 3 साल। 2 साल इसमें से क्या पढ़ेगा, 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ेगा, क्लास 1 क्लास 2। और इसमें जो तीसरा है, जो 5 के बाद तीसरा ध्यान देंगे, या तीसरा बच्चा पढ़ेगा या पढ़ेगा क्लास 2 3, इसमें 3 4 5 ध्यान देंगे, 3 4 और 5 पढ़ेगा, 3 4 5 पढ़ेगा। आगे जो 3 साल है यह बच्चा पढ़ेगा 6 7 8 पढ़ेगा। इसके बाद आगे जो 4 साल है इसमें बच्चा क्लास 9, क्लास 9th 10th 11th और 12th बात करें, या 9 10 11 12 इसमें पढ़ेगा। तो आपके सामने जो प्रक्रिया 10+2 वाली प्रक्रिया, इसके कन्वर्ट करके बात करें तो 5+3+3+4 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्त। आगे हम बात करेंगे तो आपकी यह प्रक्रिया होगी, आगे हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, आगे ध्यान दें तो मूलभूत बात करें, मूलभूत चरण 3 से 18 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष जो 5 साल है, 3 से 8 वर्ष मतलब बात करें जो 5 साल है, या 3 वर्ष का पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा बच्चा, 3 वर्ष किस में पढ़ेगा, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में, ध्यान देंगे पूर्व प्राथमिक विद्यालय। और 2 वर्ष क्या करेगा, क्लास 1 और क्लास 2। वही मैंने आपको बताया कि जो 3 साल है उसमें कहां रहेगा बच्चा, जाकर पढ़ेगा आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ेगा, आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ेगा, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चा पढ़ेगा। और यहीं पर बात किया जाए तो 2 साल क्या पढ़ेगा, क्लास 1 क्लास 2। तो बात करें 3 वर्ष का बालक सबसे पहले 3 साल का पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जाएगा। टोटल 6 वर्ष का बच्चा हो जाएगा। टोटल बच्चा कितने वर्ष का, 6 वर्ष का हो जाएगा। 3 साल घर रहेगा, 3 साल कहां जाएगा, वह पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेगा। आगे बात करें 8 वर्ष तक बालक क्लास 1 और क्लास 2 का पास कर लेगा, क्लास 1 और क्लास 2 पास करेगा। प्रारंभिक चरण में बात किया जाए तो 8 से 11 वर्ष बच्चा क्या करेगा, 3 से 5 पढ़ेगा, मतलब 3 4 5 पढ़ेगा। और मध्य चरण में क्या करेगा बच्चा, 11 से 14 साल का बच्चा होगा तो 6 7 8 पढ़ेगा। इसके बाद माध्यमिक चरण में क्या करेगा बच्चा, 14 से जो 18 साल का बच्चा होगा तो 9th 10th 11th 12th यह बच्चा पढ़ेगा। तो 9 10 11 12 पढ़ेगा। तो अब मैंने आपको बताया कि जो 5+3+3+4 है, इसे कन्वर्ट कर, इसे क्या किया जाएगा, 10+2 को कन्वर्ट करके इसमें 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आपके सामने पूरी व्याख्या है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, इसे आप लोग ध्यान देंगे। आगे दोस्त बात करते हैं, आगे ध्यान देंगे बात को ध्यान देंगे आगे। या रीति, या जो नीति है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी, या रटन पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर जोर ना देती है। मतलब पूछा जाए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई, कहा गया यह किस पर जोर नहीं देगी, केवल परीक्षा पर और बात के रटन पद्धति पर जोर ना देकर के ना देती है, बल्कि संज्ञानात्मक समझ, मैंने आपको बताया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देती है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर क्या करती है, जोर देने की बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वह सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देती है। अगर आपसे मित्र पूछा जाए कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है या कब मूल्यांकन का क्या प्रोसेस होगा, तो आप बताएंगे जो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देती है, न कि वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा के केंद्र में रख करके शिक्षण मूल्यांकन। अगर पूछा जाए मूल्यांकन कैसे करना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, तो सतत और व्यापक करना है, ना कि लास्ट में वर्ष के अंत में जो एक बार वार्षिक परीक्षा होती है उसके तहत बच्चों की पढ़ाई उसका मूल्यांकन नहीं करना है। बात करें मूल्यांकन का उद्देश्य से बात करें, यह पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया मूल्यांकन का उद्देश्य, सीधा यही लाइन पूछी गई है। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में क्या करना, मदद करना। ऐसे पूछा जाता है कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे सीखने की प्रक्रिया में मदद करना या उद्देश्य है। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक, अगर मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र,
अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय आकलन केंद्र का नाम क्या होगा, जो बच्चे का मूल्यांकन करेगा वो राष्ट्रीय आकलन केंद्र का नाम क्या होगा, तो आप बताएंगे भैया परख नाम से होगा, जिसे हम जानते हैं नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह भी आपके दिमाग में होना चाहिए। नेशनल असेसमेंट सेंटर की बात करें, जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र है उसका नाम क्या होगा, परख होगा। आगे बात करेंगे बच्चों की शिक्षा। बात करें बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम 5 वर्ष या 8 वर्ष या उससे आगे तक जो होगा, आगे तक भी घर की भाषा या मातृभाषा, स्थानीय भाषा या इसे बोलेंगे क्षेत्रीय भाषा होगी। क्या होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी। अगर आपसे पूछा जाए दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए जो शिक्षा का माध्यम क्या होगा, पूछा जाए क्षेत्र शिक्षा का जो शिक्षा किस माध्यम में दी जाएगी, तो क्लास 0 मतलब क्लास 5 तक या 8 तक या फिर बात करें उससे ऊपर बात किया गया कि उसमें जो मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा या घर की भाषा होगी। राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में त्रिभाषा फार्मूला, ध्यान देंगे त्रिभाषा फार्मूला को अपनाए, लेकिन इस त्रिभाषा फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। अगर पूछा जाए जो त्रिभाषा फार्मूला में क्या वह त्रिभाषा फार्मूला मानकता होगी उसमें कि लचीलापन होगा, तो आप भैया कहेंगे लचीलापन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उसमें लचीलापन होगा। बात करें त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषा जो संस्कृत, एक भारतीय भाषा संस्कृत का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसा अगर आपसे पूछे कि त्रिभाषा जो फार्मूला है उसमें उसके अंतर्गत एक विकल्प के रूप में कौन सी भाषा रखी गई है, तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा रखी गई है। आगे ध्यान देंगे, आगे पाली भाषा ध्यान देंगे, मैं अब त्रिभाषा के अंतर्गत चीजों को बताऊंगा। पाली भाषा की बात करें तो जो पाली भाषा आपकी होगी वह स्कूल में जो पाली भाषा पढ़ाई जाए वह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। सबसे पहले तो ये है, अगर आपसे पूछे पाली भाषा क्या होगी, वह मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा होगी या घर की भाषा होगी। अब दूसरी भाषा में क्या रखा गया, अगर मान लीजिए दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्य है, अगर हिंदी भाषी राज्य जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आपका दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ये जो जो दिल्ली भाषी जो बात किया जाए हिंदी भाषी राज्य है, दूसरी भाषा हिंदी या दूसरी भाषा हिंदी भाषा या अंग्रेजी होगी। और जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, उनकी जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं जैसे कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, एक गैर हिंदी भाषी राज्य है, इनमें क्या होगी दूसरी भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी होगी। चाहे आप हिंदी ले सकते हो, आपका मन कहीं अंग्रेजी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होगा, हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा यहां भी रखा गया है। आगे त्रिभाषा में क्या रखा गया, तीसरी भाषा में क्या रखा गया है, तीसरी भाषा में रखा गया है कि या वह भाषा होगी जो दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई ना जा रही हो। जैसे मान लीजिए जो आपने मान लीजिए दूसरी भाषा में हिंदी को चूज कर लिया, अब अंग्रेजी तो रह गई, अगर आप अंग्रेजी को चूज करिए तो हिंदी रह गई, तो उसको तीसरी भाषा में आपको पढ़ना है, किसमें, तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। मतलब ऐसी भाषा आपको चूज करना है जो आपने द्वितीय भाषा में नहीं लिया है। हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी हो या फिर बात किया जाए या कोई आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या कोई आधुनिक है या फिर क्या होगी, वह एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। ध्यान देंगे जैसे बात बोला गया कि चाहे वह आप हिंदी ले सकते हैं या फिर अंग्रेजी ले सकते हैं, जहां पर आप सेकंड में छोड़े रहेंगे जो भाषा उसको तीसरे में यूज कर सकते हैं या उसके इतर कोई आधुनिक भाषा आप ले सकते हैं जो आपका मन करे। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे बोला गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस पर बल देती है। अगर पूछा जाए एक भारत, जो भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम था या किस पर आधारित था या पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लाया गया था, इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में क्यों कहा गया, कहा कि जो भारत में विविधता है भाषाओं के क्षेत्र में, जो भाषा को लेकर के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं हैं, उसमें क्या होगा, उसमें बोला गया कि भैया क्या होगा, उसमें यह बात रखी जाएगी जैसे भारतीय, इसको बच्चे में एकता को उल्लेखित करते हो, मतलब सब लोग एक हैं, भाषा भले अलग है लेकिन सब लोग एक ही हैं, ऐसी बात को ध्यान दिया गया। क्लास 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा,
बोला गया क्लास जब बच्चा क्लास 6 में होगा तो उसे अतिरिक्त भाषा के रूप में एक शास्त्रीय भाषा, जिससे शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत तमिल होगा, तेलुगु होगा, कन्नड़ होगा, मलयालम होगा, उड़िया, पाली, फारसी आदि भाषा का अध्ययन कराया जाएगा। मतलब इसमें से कोई ऐसी क्लास 6 में बच्चा जब जाएगा तो उसमें से कोई एक शास्त्रीय भाषा को चूज कर सकता है। आगे बात करेंगे माध्यमिक स्तर पर, बच्चा अगर जब माध्यमिक स्तर पर चला जाएगा एक अतिरिक्त भाषा के अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा। अब क्या होगा, अभी तक तो शास्त्रीय भाषा था क्लास 6 में, अब जब बच्चा माध्यमिक स्तर पर जाएगा तो कोई विदेशी भाषा पढ़ाई जाएगी। वह विदेशी भाषा क्या होगी, कोरियन होगी, जापानी होगी, थाई हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, पुर्तगाली या रूसी भाषा का अध्ययन होगा। ध्यान देंगे, या विदेशी भाषा के रूप में इन सारी भाषाओं को प्रेफरेंस दिया गया, वह माध्यमिक स्तर पर। ध्यान देंगे दोस्त, वह माध्यमिक स्तर पर, वहां पर क्लास 6 में शास्त्रीय भाषा, क्लास माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा। इस बात को आप लोग ध्यान देते हुए चले, स्क्रीनशॉट लेते चले, चीजों को समझते चले। आगे बात करें समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया। ध्यान देंगे, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। कहा गया कि बच्चे को बिना भेदभाव, बिना जो है बिना भेदभाव को बिना भेदभाव के बच्चे को क्या किया जाएगा, बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी, शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी। अब बात करें तो हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं, जैसे रचनात्मकता, हर बच्चों में जो विशिष्ट क्षमताएं हैं उसमें बात करें रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, जिसे क्रिटिकल थिंकिंग की पहल करना और उनमें समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना, उस पर जोर दिया जाएगा। बोला गया कि जो बच्चों में विशिष्ट क्षमताएं हैं, जैसे रचनात्मकता हो गया, बच्चे में बात करें तार्किक सोच हो गया, नवाचार हो गया, समालोचनात्मक चिंतन हो गया, इस पहचान करना और उसमें बात की जाए कुछ समग्र विकास करने पर जोर दिया जाएगा। बच्चों में रचनात्मकता की तरफ ठेला जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, बच्चे को समालोचनात्मक चिंतन की तरफ ले जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ावा दिया जाएगा। इन सारी चीजों पर बोला गया है। अब हम बात करते हैं दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। अगर दोस्त ध्यान दें, अगर आपसे पूछ ले दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कब आया था, तो सीधा से आप बताएंगे 2016 में आया था। कब आया था, 2016 में। बात करें यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहां समान और दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। बोला गया दोस्त, जो दिव्यांग छात्र हैं समान छात्रों के साथ ही बैठकर पढ़ेंगे, चाहे वह दिव्यांग है, कुछ भी है। बात किया जाए, बोला गया तभी तो समावेशी शिक्षा का हनन नहीं होगा, समावेशी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी पाएगी। तो जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम है, वह दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कहती है कि जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको समान बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाएगा। आगे बात करेंगे, ध्यान देंगे, बोला गया क्लास 6 में ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा, अगर पूछा जाए व्यावसायिक शिक्षा कब से बच्चे को इंक्लूड किया जाएगा, वह जब बच्चा क्लास 6 में होगा तभी वह समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा उसमें जोड़ दी जाएगी। क्या व्यावसायिक शिक्षा जोड़ दी जाएगी? पहले क्या होता था, बच्चा 11th 12th में होता था तो आता था, तो उसमें जोड़ा जाता था व्यावसायिक शिक्षा। लेकिन अब क्या होगा, क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा जोड़ दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी, ऐसा बोला गया है। कल बोला गया पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा। मतलब बोला गया जो विषय वस्तु है उसे बहुत कम टुकड़े में, मतलब बहुत कम प्रत्येक विषय में कम कर दिया जाएगा। उसे किस पर जोर दिया जाएगा? बहुत ही बेहद बुनियादी का मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो बच्चे के लिए होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बच्चे का पूरा समग्र विकास कर भी पाए और बहुत कम हो। बहुत ऐसा नहीं बहुत बड़ा सिलेबस होगा, बच्चा उसी में उलझा रहे, बच्चा जो व्यवहारिक ज्ञान में उसको भी समझ पाए और जो पढ़ाई है उसको भी समझ पाए। इसमें बेहद जो बात किया जाए, बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा। ताकि आलोचनात्मक चिंतन, बोला गया ताकि क्या होगा, आलोचनात्मक चिंतन, ताकि बात करें खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। जब मैंने तो यही तो आपको बताया, जब सिलेबस थोड़ा छोटा होगा, सिलेबस उसी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो रखा गया जाएगा, उसमें वाद विवाद हो पाएगा, बच्चे समालोचनात्मक चिंतन हो पाएगा, बच्चे और टीचर एक दूसरे से अंतःक्रिया हो पाएंगी, दोनों एक विचार विमर्श करके पढ़ेंगे। नहीं तो सिलेबस के ही चक्कर में टीचर पढ़ाता रहेगा, बच्चा समझ नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा बोला गया ECCE अर्ली चाइल्डहुड
केयर एंड एजुकेशन, जिसे हम जानते हैं पूर्व बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा का मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी खेल आधारित, ध्यान देंगे मुख्य रूप से किस पर होगा, लचीली बहुआयामी होगा, खेल आधारित होगा, गतिविधि आधारित होगा, खोज आधारित होगा, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। इसमें बोला गया है जब बच्चा ECCE में होगा। ध्यान देंगे एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को आप जानकारी थोड़ा सा प्राप्त कर लें, वह है यूपी त्रिवर्षीय पेट की है कंप्लीट पैकेज की बात करें तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने 1299 का होगा, इंडिविजुअल बैच की बात करें 249 का होगा हिंदी का, और आपका डिटेल बुक की बात करें 299 का है, और प्रैक्टिस जो पेट प्रैक्टिस बुक है और 90 रुपए का है, कॉम्बो बुक की बुक बात करें तो 350 का है। दो बुक आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, एक संपूर्ण अध्ययन सामग्री, एक प्रैक्टिस बुक है, आप सभी परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। बात करें तो आप सभी के सामने 2 नंबर दिखाई दे रहा है, इस 2 नंबरों पर आप कोई भी दिक्कत हो संपर्क करके बात कर सकते हैं। और उसके तहत बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है, आधुनिक इतिहास की भी सबकी क्लास चल रही है, बैच में ज्वाइन हो सकते हैं आप सभी, और इंफॉर्मेशन के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। आगे बात करेंगे, आगे हम बात करते हैं, ध्यान देंगे राष्ट्रीय पाठ पुस्तकें, जो राष्ट्रीय पाठ पुस्तकें होंगी वह स्कूल के पाठचर्या में कमी, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की राष्ट्रीय पाठ पुस्तक नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। बोला गया जो बच्चे का राष्ट्रीय टेक्स्ट बुक नेशनल टेक्स्ट बुक है, जो राष्ट्रीय पाठ पुस्तक है उसमें भी बदलाव किया जाएगा, वही रखा जाएगा जो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बहुत फालतू की चीजें नहीं रखी जाएंगी जिससे बच्चा उलझे ना, बच्चे को भारी पड़ना लगे, बच्चा चीजों को कम रहेगा तो बच्चा ज्यादा सीख पाएगा अच्छे तरीके से और खुले माइंड से होगा। बदलाव होने चाहिए। बात किया जाए स्कूल तैयारी मॉड्यूल, बात किया जाए स्कूल तैयारी मॉड्यूल, यह 3 महीने का एक खेल आधारित मॉड्यूल है जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ महीने कुछ ही हफ्ते बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। बोला गया कि यह जो स्कूल मॉडल, जो स्कूल तैयारी मॉड्यूल है, यह क्यों बनाया जाएगा, 3 महीने का खेल आधारित मॉड्यूल होगा। जो क्लास 1 में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो कुछ अपने सहपाठियों के साथ फिर पीछे हो जाते कुछ कारण से, तो उनको जोड़ने के लिए बातें की गई हैं। आगे बात की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होगा। पूछा जाता है कि अधिगम जो लर्निंग होगा वह कैसा होगा। अगर आपसे पूछे लर्निंग कैसा होगा दोस्त, तो आप बताएंगे लर्निंग होगा एक्सपेरिमेंटल होगा। क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा। ध्यान देंगे एक्सपेरिमेंटल होगा, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो यह आप सभी से पूछा जाता, खुद पूछा जाता कि अधिगम कैसा होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। जो बोला गया कि अधिगम कैसा होगा, तो आप सीधा बताएंगे प्रयोगात्मक होना चाहिए या अनुभवात्मक होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला खेल और एकीकृत किया जाएगा। यह अभी बात बोला गया। नेक्स्ट देखेंगे, आगे बात किया जाए, आगे करेंगे NCERT के मार्गदर्शन में, NCERT के मार्गदर्शन में और इन केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयारी होने वाले और माता पिता द्वारा दिए गए प्रगति कार्ड, प्रोग्रेसिव कार्ड जो होगा वह पूरी तरीके से नया रूप दिया जाएगा। बोला गया दोस्त, ध्यान देंगे, जो बच्चे को पहले क्या होता था, जब बच्चे के माता पिता ले जाकर एडमिशन करा देते थे तो फिर होता था कि जो कार्ड मिलता था, जो प्रोग्रेस कार्ड दिया जाता था, वो बहुत अच्छे से नहीं होता था, बच्चे के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता था कि बच्चा जब शुरुआत में आया है पढ़ने तो बच्चे ने कितना सीखा था, और जब बच्चे के क्लास 1 है, क्लास 2 में जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ रहा है, पर मंथ आगे बढ़ रहा है, तो बच्चा कितना सीख रहा है, यह जानकारी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती थी। तो सरकार ने कहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बोला गया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें कहा गया कि एक अच्छा मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से प्रगति कार्ड दिया जाएगा। वह प्रगति कार्ड कैसा होगा, 360 डिग्री पर होगा, मतलब बच्चे के समग्र विकास पर, बच्चे का पढ़ाई में कितना विकास कर रहा है, बच्चा खेलकूद में कितना विकास कर रहा है, बच्चे का सर्वांगीण विकास कितना अच्छे से हो रहा है, पूरा उस प्रगति कार्ड में, उस प्रोग्रेसिव कार्ड में क्या होगा, इंक्लूड होगा, जिससे गार्जियन आकर के देख पाए कि बच्चे ने कितना विकास किया है, अगर 1 मंथ के बाद कितना बच्चा सीख पाया, कितना कुछ प्रगति हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। पहले होता था कि ऐसा कुछ नहीं होता था, तो अब एक प्रगति कार्ड बनाया गया, प्रोग्रेसिव कार्ड बनाया जाए, जिससे आकर के गार्जियन अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी ले पाए।
यह बोला गया है। आगे बात करें, यह प्रगति कार्ड 360 डिग्री, ध्यान देंगे ये मैंने आपको बताया 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा जिसमें विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, ध्यान देंगे बच्चे के जो 360 डिग्री होगा प्रगति कार्ड, उसमें बच्चे के कौन कौन से पक्ष होंगे, संज्ञानात्मक पक्ष का पता लगाना, भावात्मक पक्ष का और मनोगत्यात्मक क्षेत्र में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण विद्यार्थी की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। मतलब बच्चे का जो बारीकी समेत जितना बच्चे सीखा उसमें सारी चीजें इंक्लूड होगा जिससे गार्जियन पूरी तरीके से समझ पाए। आगे बात करेंगे, बोला गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है कि जो स्कूल में मूल्यांकन हो वह रचनात्मक होना चाहिए। बोला गया जो बच्चे में जो स्कूल में क्या होगा, मूल्यांकन अगर बच्चे से किया जा रहा है वह रचनात्मक होगा ना कि योगात्मक। यह बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जो बच्चे का मूल्यांकन होगा वह कैसा होगा, तो आप सीधा बताएंगे वह फॉर्मेटिव होगा ना कि समेटिव। तो आप ध्यान देंगे वह योगात्मक ना होकर के वह क्या होगा, वह रचनात्मक होगा, फॉर्मेटिव होगा। बोला गया एनईपी 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है इस पर जोर देती है। यह बहुत लाइन इंपॉर्टेंट, जो मैं लाइन लिख रहा हूं जो इस आप सभी के सामने बताया जा रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कहा जाए कि अगर सीखना कि कैसे सीखना है इस पर भी जोर दिया जाएगा। एनईपी 2020 मानकीकरण से लचीलापन, मानकीकरण से क्या है, लचीलापन। अगर आपसे पूछेगा कि जो लचीलापन से मानकीकरण है या फिर मानकीकरण से लचीलापन, तो आप बताएंगे भैया मानकीकरण से लचीलापन है। वह कैसा है, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ले जाना है। तो पहले स्टैंडर्डाइजेशन से मतलब मानकीकरण से क्या ले जाना है, लचीलेपन की तरफ बदलाव का प्रस्ताव रखती है। एनईपी 2020 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचे, यह बेहद इंपॉर्टेंट है, दिव्यांग बच्चों के लिए भी बातें किया गया है। ध्यान देंगे एक उपयुक्त, क्या बोला गया, एक उपयुक्त इमारती ढांचे, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के प्रावधान को भी बताया गया। एक शिक्षक, देखिए एक शिक्षक या भी एक शिक्षक और निजी शिक्षक, सारे के सारे लाइनें एकदम पूछी गई आप सभी के पेपर में, जो आप दिक्कत ना करें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप चीजों को समझते हुए कर पाए, मेरा यह प्रयास है पूरी तरीके से। देखिए दोस्त, आप सभी के सामने मैंने पूरी तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत जो आप सभी के पेपर में पूछी जाने वाली चीजें हैं, मैंने प्रयास किया कि आपको बताने का। वह तो एक तरीके से आप समझिए कि आपका जो थ्योरी की क्लास थी एनईपी 2020 से तहत जो भी चीजें हैं, जो एक तरीके से समझिए थ्योरी की। अब आप सभी के सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन होंगे जो आप सभी के पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से जो आपने अभी पढ़ा उसी के तहत जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं मैंने रखने का प्रयास किया, जिससे आपको स्पष्ट हो पाए कि जो मैं बताया कि आपको समझ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जिससे आपको स्पष्ट हो पाए कि क्वेश्चन आने वाले समय में कैसे आ सकते हैं, इस पर हम सभी चर्चा करने वाले हैं। बोला गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वह करा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। बोला गया अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी रूप से बाधक है, तो आप जानते हैं बाधक नहीं है। यह बोला गया कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बोला गया है अपनी भाषा में वह साधक का काम करेगा ना कि बाधक का काम। इसका मतलब है कि पहला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में, तो मैंने आपको बताया अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में नहीं, प्रथम भाषा के रूप में क्या होगी, वह होगी मातृभाषा। वह होगी क्या होगी, मातृभाषा होगी। वह क्या होगी, वह आपका स्थानीय भाषा होगा, स्थानीय भाषा होगा, या फिर उसे बोला जाए स्थानीय भाषा, या फिर बोला जाए क्षेत्रीय भाषा होगा, या बोला जाए या क्षेत्रीय भाषा, या घर की भाषा होगी, या क्या घर की भाषा होगी। तो इसमें से कोई एक भाषा होगी कि ना कि अंग्रेजी भाषा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा दोस्त। सी में क्या करा, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। एकदम बात सही है, क्या है, उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। विद्यार्थी करा है द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। एकदम यह बात गलत है। आगे हम बात करते हैं, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
शिक्षा को कैसा होना चाहिए, अगर केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि केवल पूर्व विषय वस्तु पर निर्धारित ना होना चाहिए, इसका मतलब गलत है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, एकदम बात सही है। अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, मैंने यह भी बताया कि बच्चों में जो अधिगमकर्ता जो लर्नर है उसमें समालोचनात्मक चिंतन, बच्चे में रचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता की तरफ ले जाना, बच्चे में तार्किक सोच की तरफ ले जाना है, ऐसा यानी 2020 में बोला गया, तो मैंने आपको बताया भी है, समझाया भी है। बात करें कार्य की अन्वेषण निर्धारित एवं खोज आधारित होना चाहिए, यह भी बात सही है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, यार इसमें क्या ऑप्शन एक है गलत, सेकंड बना लीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन, करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या सिफारिश करती है। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या सिफारिश करती है, क्या बहुभाषा पर, एक भाषा पर, पाठ्यक्रम का मानकीकरण पर, मूल्यांकन का मानकीकरण। तो मैंने आपको बताया जो मूल्यांकन का मानकीकरण होगा वह कैसा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, या तो मैंने बताया था, इसका मतलब है आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। पाठ्यक्रम का क्या होगा, मानकीकरण होगा, क्या पाठ्यक्रम क्या होगा, पाठ्यक्रम का लचीलापन होगा, इसका मतलब यह भी क्या है, लचीलापन होगा, तो इसका मतलब है सी भी ऑप्शन नहीं होगा। एक भाषा पर जोर नहीं देती, बहुभाषा पर जोर देती है, राइट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड का ए ऑप्शन। देखिए दोस्त, आप सभी कैसे मैंने जो आपको एक्सप्लेन करके चीजें बताई है उसमें कैसे ऑप्शन को हटाना सीखेंगे, कैसे आप समझेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है, क्रम मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं से समझ से परीक्षा की ओर ले जाना, बहुविषयकता से कठोरता। तो मैंने आपको बताया था कठोरता से बहुविषयकता उल्टा लिखा गया है, संरचनाओं की समझ से परीक्षा की ओर कर रहा है, तो परीक्षा की ओर ना ले जाकर के हमको उल्टा लिखा गया है कि हमको परीक्षाओं की तरफ से ले जाना संरचनाओं की तरफ, इसका मतलब गलत लिखा गया सेंटेंस। मैंने यह भी बताया था कि आपको मैंने बताया योगात्मक से रचनात्मक की तरफ ले जाना है, इसमें भी इसका मतलब योगात्मक से रचनात्मक की तरफ क्या होगा, रचनात्मक की तरफ क्या होगा, मूल्यांकन होगा, तो इसका मतलब है गलत है, यह सेंटेंस क्या लिखा गया, गलत लिखा गया है, इसका मतलब थर्ड बी भी ऑप्शन गलत किया। मानकीकरण से लचीलापन, या आपको बताया था स्टैंडर्डाइजेशन से क्या फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ले जाना है, मैंने आपको यह बताया, तो फोर्थ का जो राइट होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ नंबर के लिए ध्यान देंगे, करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता का क्या मतलब है, जो बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, नहीं, रुकावट की तरफ नहीं देखती, वह बच्चे में विविधता की तरफ देखती है, कारण कि वह क्लास में पूंजी के रूप में देखती है, एकदम बात सही है, वह एक पूंजी के रूप में देखती है। शिक्षा अध्ययन प्रक्रिया में एक अनावश्यक जटिलता के रूप में नहीं, जटिलता के रूप में नहीं देखती है, सरलता के रूप में देखती है। तो समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में नहीं, वह अवरोध के रूप में नहीं देखती भैया, यह भी गलत है सेंटेंस। तो हमारा जो राइट होगा वह किसके रूप में, पूंजी के रूप में देखती, बहुभाषिकता को किसी रूप में वह देखती है पूंजी के रूप में। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझते चलेंगे, मैंने सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन किया है। कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों में आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणाओं के लिए क्या प्रस्तावित करती है। रटकर सीखना, तो आप जानते हैं रटकर सीखना एकदम गलत है। पाठचर्या मूल्यांकन में मानकीकरण, तो मैंने आपको बताया था वह लचीलापन होना चाहिए, गलत है। तरह प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, एकदम गलत है। प्रदर्शन उन्मुख बच्चा अभी पृष्ठभूमि उसका जो सामाजिक आर्थिक रूप से पृष्ठभूमि से पिछड़ा है, तो उसका क्या प्रदर्शन कैसे चेक कर पाएंगे। संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो सामाजिक आर्थिक रूप से बच्चा पिछड़ा है उसका जो पाठ्यक्रम होगा, उसका विद्यार्थी जो अवधारणा के लिए क्या सिफारिश करती है, संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठचर्या की सिफारिश करती है। आगे बात करेंगे, ध्यान देंगे 6-7 नंबर क्वेश्चन को और पढ़ने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या, मैंने आपको बताया था मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में क्या होना करना है, सीखने की प्रक्रिया में क्या करना, प्रगति करना है। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन होगा तो हमारा राइट हो जाएगा। कारण रटने की क्षमता का परीक्षण गलत है। कारण पुनरुत्पादन याद करने की क्षमता में मापना, तो एकदम गलत है। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, राइट ऑप्शन क्या होगा, यही तो मैंने बताया था। मैंने ये बताया था मूल्यांकन का जो उद्देश्य, मैंने इसको आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो वहीं पर बताया था जो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में क्या करना, मदद करना। इसका मतलब राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन। डी में क्या करा है, पूरे बच्चों की तुलना में मापदंड बनाना, तो मापदंड तुलना तो करना नहीं, वैसे भी नहीं है क्योंकि व्यक्ति भिन्नता का हनन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहद ढंग से सीखते हैं। जब कैसे सीखते हैं बच्चे, निर्देश की भाषा क्या होनी चाहिए, मातृभाषा या घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा हो या फिर बात किया जाए क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा होनी चाहिए। तो इस पर हम ध्यान जोर देते हैं, ना कि
दूसरे पर, इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा वह ए राइट हो जाएगा। वह जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो तो विषय वस्तु संदर्भित होगा तब फायदा कि गैर संदर्भित। रट कर याद करना एकदम गलत है, रट कर याद करना तो गलत हो जाएगा। एक रूपी नहीं होगा, बहुरूपी संरचित बात करें, कारण कि एक रूपी पालन करेंगे तो सभी को एक रूप से पढ़ाया जाएगा। क्लास 1 का बच्चा वही चीजें, क्लास 5 का बच्चा वही चीजें, तो एक नहीं, बच्चे के एज के अनुसार, बच्चे के दिमाग के अनुसार, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार पढ़ाना है। बताएंगे 9 नंबर क्वेश्चन के लिए, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किस पर बल देती है? बहुभाषिता पर, एक भाषावाद पर, पूरे देश की भाषा का माध्यम अंग्रेजी भाषा, तो मैंने आपको बताया वह क्षेत्र पर निर्भर करती है, गलत है। पूरे देश की भाषा, हिंदी की भाषा, हिंदी भाषा भी पूरे देश की भाषा नहीं हो सकती, एक भाषा तो गलत है। बहुभाषिता पर मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया, अभी मैंने समझाया कि जो भाषा होगी वह त्रिभाषा फार्मूला पर होगी और बहुभाषिता पर जोर देती है। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, बताएंगे कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? अब विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल परीक्षण एकदम सही है, एकदम क्या सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण गलत है। बात करें प्रत्यय आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जैसे परीक्षण आएगा, बच्चे का टेस्ट तो एकदम नहीं है, टेस्ट तो लेना नहीं है आपको, समझ लीजिए। जैसे टेस्ट आया, परीक्षण हुआ, इसका मतलब गलत है। अब करा कि यहाँ आकलन जो होगा, आकलन के योगात्मक नहीं, रचनात्मक तरीके होना, रचनात्मक तरीके होना चाहिए, ना कि योगात्मक तरीके। इसका मतलब हमारा डी भी गलत है, और इसमें जैसे प्रत्यय स्मरण शब्द आया और टेस्ट भी करा, गलत हो जाएगा। और जैसे उच्च क्रम के कौशल, उच्च क्रम के कौशल बच्चे कैसे उसका टेस्ट हो पाएगा? नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन होगा विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का क्या करना है? परीक्षण करना है, उसका टेस्ट लेना है, कैसे जो आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक। तो दोस्तों आप सभी के सामने ये 10 क्वेश्चन थे और हम सभी ने बहुत अच्छे से प्रयास किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में समझने की, कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसकी जो थ्योरी की क्लास है उसको भी हमने समझा, कॉन्सेप्ट को समझा, फिर प्रैक्टिस भी 10 क्वेश्चन की किए हैं। आगे क्लास में और भी हम सभी प्रैक्टिस करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत अच्छे से सेशन को शेयर कर दिया करें शुरुआत में, और जब क्लास एंड हो जाए तो आप एक बार क्लास के बारे में जरूर अपनी राय जरूर दिया करें, कैसा लगा सेशन और कैसा आपको चीजें लग रही है, पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जरूर एक बार आप सभी क्लास के बारे में अवश्य बताया करें। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।